हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल सिंह और बूस्टर क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो थंबनेल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय हम लोग को तभी समझ में आएगा जब हम लोग को विद्युत फ्लक्स और घनकोण के बारे में जानकारी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ घनकोण को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घनकोण पढ़ने से पहले हमें त्रिज्यीय सदिश यानी रेडियल वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश यानी एरियल वेक्टर जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेडियल वेक्टर यानी त्रिज्यीय सदिश के बारे में। तो त्रिज्यीय सदिश क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या किसी वृत्त की त्रिज्या हो सकती है, किसी गोले की त्रिज्या हो सकती है। वृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। इसी प्रकार यदि गोले की बात की जाए तो गोले के केंद्र से गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो जो सदिश त्रिज्या के अनुदिश होता है, अब यह वृत्त की त्रिज्या हो या गोले की त्रिज्या हो, उसे ही क्या कहते हैं? त्रिज्यीय सदिश कहते हैं। यानी अगर वृत्त की बात की जाए तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश सदिश को त्रिज्यीय सदिश कहते हैं। और फिर यदि गोले की बात की जाए तो गोले के केंद्र से गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश सदिश को त्रिज्यीय सदिश कहते हैं। तो त्रिज्यीय सदिश क्लियर हो गया, डायग्राम देखकर समझ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल सदिश के बारे में। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और हम लोग जानते हैं कि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो क्षेत्रफल सदिश में भी परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसका परिमाण किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है और दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि पृष्ठ समतल है तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों तरफ किसी भी तरफ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। लेकिन यदि पृष्ठ गोलीय है तो इसकी दिशा हमेशा बाहर की तरफ होती है, यानी जो उभरा हुआ तल होता है, जो उत्तल तल होता है, उसके तरफ होती है। तो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घनकोण के बारे में। तो कोण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है घनकोण। तो जो त्रिभुज के कोने पर या आयत के कोने पर जो कोण बनता है वह एक समतल कोण है, क्योंकि ये समतल में स्थित होते हैं। लेकिन जो पेंसिल का नोक होता है वहां पर जो कोण बनता है वह एक घन कोण है, क्योंकि यह एक पूरे 3 विमाओं में स्थित होता है, 3 विमाओं में फैला होता है। घनकोण यानी सॉलिड एंगल को समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह कोई गोला है और यह जो भाग है वह किसी गोले का ही खंड है और इस खंड द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वही घनकोण है। जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं किसी गोली खंड द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घनकोण या सॉलिड एंगल कहते हैं। यह एक विमाहीन राशि है, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती है, जिसका मात्रक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको अन्य राशियों से अलग करने के लिए, अन्य सांख्यिक मानों से अलग रखने के लिए मात्रक स्टेरेडियन लिया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि समतल कोण में समतल कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। लेकिन घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसे ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पर गोला है और गोले का यह गोली खंड है। तो इस गोली खंड द्वारा बनाया गया कोण मान लीजिए डी ओमेगा है। तो घनकोण डी ओमेगा बराबर होगा डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर डी एस क्या है? तो यह गोली खंड का क्षेत्रफल है, मतलब जो यह अल्प गोली खंड है उसका क्षेत्रफल डी एस है और इस गोली खंड की केंद्र से दूरी आर है। तो यह हो जाएगा डी ओमेगा का मान, यानी घनकोण का मान। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर आर यानी जो रेडियल वेक्टर है और जो एरियल वेक्टर है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 है। मतलब जब दोनों की दिशा सेम होगी तब इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीएस और त्रिज्य सदिश वेक्टर आर के बीच का कोण थीटा हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसका
क्षैतिज घटक ले लेते हैं, यानी तब घनकोण क्या होगा, तब हो जाएगा डी ओमेगा इजकल टू डी एस कॉस थीटा। इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं, मतलब अब जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिज्य सदिश के दिशा में जो क्षैतिज घटक होगा उसके बराबर होगा। और जानते हैं कि क्षैतिज घटक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो cos थीटा से गुणा कर देंगे। मतलब पहले जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है ds, तब जब इसका क्षैतिज घटक में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ds cos थीटा होगा और दूरी तो वही रहेगी, यानी ये हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो गया डी ओमेगा के लिए फार्मूला। अब यदि संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करना हो तब क्या होगा, इसे भी देख लिया जाए। संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो मान लीजिए कि संपूर्ण कोण है ओमेगा, और हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, यानी जो पृष्ठ है उससे केंद्र की दूरी का स्क्वायर, यानी हो जाएगा एस अपॉन आर स्क्वायर। एस क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, और आर क्या है, तो गोले की त्रिज्या है। और हम जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल S इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब S इक्वल टू यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और ओमेगा का मान क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई, यानी एक संपूर्ण गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ओमेगा का मान होता है 4 पाई। और इसी तरह से हम जानते हैं कि एक संपूर्ण वृत्त के परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, ये होता है 2 पाई के बराबर। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में ही, तो यह नोट कर लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे घनकोण पर न्यूमेरिकल। तो इस पर एक एग्जांपल है, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घनकोण 0.45 स्टेरेडियन है तथा बिंदु O से अभिलंबित दूरी r इक्वल टू 4 मीटर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए जहां r तथा ds के मध्य का कोण थीटा बराबर है 45 अंश। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे दिया है, यहां पर दे दिया है घनकोण का मान, घनकोण d ओमेगा का मान दे दिया है 0.45 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को SR से भी व्यक्त किया जाता है। और यहां पर हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोण दे दिया है थीटा इक्वल टू दे दिया है 45 डिग्री। फिर दूरी कितना है, दूरी है 4 मीटर, यानी जो अभिलंबित दूरी है अभिलंबित दूरी r इक्वल टू है 4 मीटर। तो हम जानते हैं d ओमेगा इक्वल टू होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब जो भी मान ज्ञात है सबसे पहले वो सभी मान इसमें रखेंगे। तो d ओमेगा का मान है 0.45 इक्वल टू ds का मान याद करना है, ds क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और cos थीटा का मान है 45 अंश अपान r का मान है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। और फिर क्या करना है, इसको जब इधर लाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.45 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 60 इक्वल टू ds cos 45 का मान होगा 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2,
अब क्या करेंगे, ds का मान ज्ञात करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इधर जब लाएंगे तो लिख सकते हैं ds इक्वल टू 0.45 इंटू 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इधर हर में था, इधर जाएगा तो अंश में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.45 इंटू 16 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1.414, इसी तरह से मतलब आगे भी होता है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10.18 मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10.2 मीटर स्क्वायर, और इस तरह से आंसर हो गया। ये हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान। तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि हर वीडियो पर होमवर्क लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ऊपर ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिससे ज्वाइन करके हर वीडियो पर होमवर्क ले सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।